आज का टॉपिक है हम लोगों का बायोडायवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। आवाज हमारी आप लोग सुन पा रहे हैं? यस सर। बायोडायवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। लेकिन बायोडायवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड जानने से पहले हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे हायर ऑर्गेनाइजेशन या हायरार्की लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ कि लाइफ की हायरार्की लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, और फिर हम बायोडायवर्सिटी पर आएंगे। हायरार्की ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म या लाइफ। तो आप देख रहे हैं कि एटम सबसे लोअर है। एटम आपस में मिलकर मॉलिक्यूल बनाता है और मॉलिक्यूल से मैक्रो मॉलिक्यूल और मैक्रो मॉलिक्यूल से। तो एटम से सेल बनना, ये एटम से मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से मैक्रो मॉलिक्यूल और सेल बनना। तो एटम से सेल, सेल के नीचे की ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग कहते हैं नॉन लिविंग ऑर्गेनाइजेशन, और सेल मैक्रो मॉलिक्यूल तक नॉन लिविंग, और जैसे मैक्रो मॉलिक्यूल आपस में मिलकर सेल बना देता है तो ट्रांजिशन फ्रॉम नॉन लिविंग टू लिविंग। अब ये सेल को हम लिविंग मानते हैं, कल भी आपने जाना था। अब ये सेल आपस में मिलकर टिश्यू और टिश्यू बनाते हैं, ऑर्गन ऑर्गन बनाता है ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिजम्स के कलेक्शन को पॉपुलेशन, और डिफरेंट काइंड ऑफ पॉपुलेशन के कलेक्शन को कम्युनिटी, और डिफरेंट टाइप ऑफ कम्युनिटी के कलेक्शन को हम लोग इकोसिस्टम कहते हैं। और इकोसिस्टम आपस में मिलकर बायोम बनाता है, और ये बायोम फिर क्या करता है, बायोस्फीयर बनाता है। देखिए आप, ये एटम है। एटम क्या कर रहा है, मॉलिक्यूल बना रहा है। मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, ऑर्गेनेल बना रहा है। ऑर्गेनेल सेल, सेल ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म से पॉपुलेशन, पॉपुलेशन से कम्युनिटी, कम्युनिटी इकोसिस्टम, इकोसिस्टम क्या बना रहा है, बायोम, बायोम क्या बना रहा है, बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर। अब यहाँ आप हमसे ये पूछ सकते हैं कि व्हाट डू यू मीन ऑफ द बायोस्फीयर। तो कहता है टोटल ऑन दिस अर्थ where living being reside, this area of the earth, this part of the earth is called biosphere. In other words, we can say easily the part of atmosphere, lithosphere and hydrosphere, often known as part of hydrosphere, lithosphere and atmosphere where living being reside, often known as biosphere. Okay, तो टॉप रैंक पर सर क्या फिर है, से बोलिएगा। part of lithosphere, part of hydrosphere, part of atmosphere of earth where living being reside, known as biosphere. Okay, तो सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनाइजेशन में कौन है, एटम, और एटम है, और सबसे बड़ा कौन हो गया, बायोस्फीयर। तो एटम से बायोस्फीयर तक के ऑर्गेनाइजेशन, बढ़ते हुए क्रम में यह ऑर्गेनाइजेशन है, इसे हम लोग कहते हैं हायरार्की लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एटम बनाया मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल मैक्रो मॉलिक्यूल, मैक्रो मॉलिक्यूल बना दिया सेल, फिर सेल से बना टिश्यू, टिश्यू बना ऑर्गन, ऑर्गन ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोम एंड बायोस्फीयर। तो हायर क्या है, बायोस्फीयर। देखिए अब ये क्या है, एटम। The smallest particle of element। एटम क्या बना रहा है, मॉलिक्यूल।
कॉम्बिनेशन ऑफ एटम, मॉलिक्यूल बनाया सेल, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, यानी से लिविंग हो गया, एंड सेल फॉर्म टिश्यू, a group of similar cell that perform a specific function. टिश्यू बनाया क्या, ऑर्गन, a structure usually composed of several tissue type and form a functional unit. क्या ऑर्गन क्या है, बहुत सारे टिश्यू से बना हुआ है लेकिन एक ही काम करेगा, और बहुत सारे ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर ऑर्गेनिज्म। इसीलिए आपके अंदर क्या आता है, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ऑल आर द ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गेनिज्म आपस में मिलके क्या बनाता है, पॉपुलेशन, मेंबर ऑफ द वन स्पीसीज इनहैबिटेंट इन द सेम एरिया। अगर एक स्पीसीज के जो भी मेंबर एक जगह उपस्थित हो उन्हें हम पॉपुलेशन कहते हैं। जगह यानी एरिया और टाइम। तो कहता है पॉपुलेशन की डेफिनेशन, इन अ पर्टिकुलर टाइम इन अ पर्टिकुलर एरिया those member of a species are present collectively known as population। लेकिन पूरे वर्ल्ड में स्पीसीज के जितने मेंबर है उन्हें हम क्या कहते हैं, स्पीसीज। तो पॉपुलेशन और स्पीसीज में क्या अंतर, ये देखिए, वेरी सिमिलर पोटेंशियली इनब्रीडिंग ऑर्गेनिज्म को हम लोग स्पीसीज कहते हैं। पोटेंशियली इनब्रीडिंग मतलब जो आपस में ब्रीड करके फर्टाइल ऑफस्प्रिंग बनाए। बहुत सारे पॉपुलेशन पर्टिकुलर एरिया में पर्टिकुलर टाइम में एक साथ रहे, उन्हें हम कम्युनिटी कहते हैं। और अगर कम्युनिटी एबायोटिक फैक्टर के साथ इंटरेक्ट करे तो इकोसिस्टम कहते हैं। एंड टोटल सम ऑफ इकोसिस्टम ऑफ द वर्ल्ड इज नोन एज कलेक्टिवली बायोस्फीयर। देखिए ये क्या है, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारे क्या हैं, एटम है। ये एटम मिलके क्या बनाना है, मॉलिक्यूल, वाटर, ग्लूकोज, डीएनए, ये सारे मॉलिक्यूल हुए। ये मॉलिक्यूल या मैक्रो मॉलिक्यूल आपस में मिलके क्या बनाएंगे, सेल। तो रेड ब्लड सेल, एपिथेलियल सेल, नर्व सेल, ये सब सेल बना। अब ये एपिथेलियल सेल मिलके क्या बनाया, टिश्यू। और टिश्यू अब क्या बनाएगा, ऑर्गन। ऑर्गन। तो स्टोमिक क्या हुआ, ऑर्गन हुआ, ऑर्गन। हाँ जी, स्टोमिक क्या हुआ, ऑर्गन हुआ। ऑर्गन क्या बनाएगा, ऑर्गन सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या हुआ, ऑर्गन सिस्टम हुआ। ऑर्गन सिस्टम आपस में मिलके क्या बनाएगा, ऑर्गेनिज्म। तो ये एंटीलॉप क्या हुआ, ऑर्गेनिज्म हुआ। और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म आपस में मिलके क्या बनाएंगे, पॉपुलेशन। तो ये क्या हो गया, पॉपुलेशन। और बहुत सारे डिफरेंट काइंड ऑफ पॉपुलेशन, जैसे इसमें एंटीलॉप भी है, ग्रास भी है, बूस भी है, साथ में हॉक भी है, स्नैक भी है। ये सारे लोग मिल करके क्या बनाएंगे, कम्युनिटी। और ये कम्युनिटी जब यहाँ के एबायोटिक फैक्टर से इंटरेक्ट करेंगे तो क्या बनाएगा, ये इकोसिस्टम। तो ये देखिए, हाँ ये देखिए इकोसिस्टम बन गया। अब टोटल सम ऑफ इकोसिस्टम ऑन अर्थ इज नोन एज बायोस्फीयर। तो देखिए अर्थ के सरफेस पर क्या बन गया, ये बायोस्फीयर। तो आपने देखा एटम से बायोस्फीयर तक, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, हायरार्की लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये हायरार्की लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अगर आप लोगों ने समझा तो अब आप चलिए मैं आपको बायोडायवर्सिटी की ओर ले चलता हूं। डायवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड।
if you look around, you will see a large variety of the living organism. But be it the potted plant, insect, bird, your pet, or other animal and plants, there are also several organisms that you cannot see with your naked eye, but they are all around you. जैसे कोरोना वायरस आप देख नहीं रहे हैं, लेकिन हमारे चारों तरफ है. बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. If you were increase the area that you make the observation in, the range and variety of organism that you see would increase. अगर आप अपने रेंज को बढ़ाएं, अपने ऑब्जर्वेशन एरिया को बढ़ाएं, तो इनकी संख्या बढ़ती जाएगी. Obviously, if you were we visit the dense forest, you would probably see a much greater number and kind of living organism in it. अगर डेंस फॉरेस्ट में चले जाए तो इनकी संख्या और बढ़ जाएगी. Each different kind of the plant, animal, organism that you see represent a species. The number of species that are known to be described range between 1.7 to 1.8 million. इस पृथ्वी पर स्पीसीज जो अभी पीछे हमने समझाया था, आज तक कितने स्पीसीज के बारे में हम लोग जाने हैं, तो 1.7 टू 1.8 मिलियन. ऐसा नहीं है कि इतने ही स्पीसीज हैं, इतना के बारे में हम लोग जान रहे हैं. They refer to the biodiversity or total sum of the species is called biodiversity. तो आपने biodiversity समझा, और the number and type of organism present on the earth. We should remember here that as we explore the new area and the even old one, new organism were continuously being identified. ऐसा नहीं कि ये ऑर्गेनिज्म का नंबर फिक्स है. अगर आज के दिन में भी नए नए एरिया को एक्सप्लोर किया जा रहा है, तो वहां भी नए नए तरह के स्पीसीज की संख्या बढ़ती जा रही है. As earlier stated, there are millions of plant and animal in this world. We know that plant and animal in our area by their local name. जो भी प्लांट और एनिमल हमारे एरिया में पाए जाते हैं, उसमें से बहुत सारे को हम लोग लोकल नाम के द्वारा जानते हैं. This local name would vary from place to place. यह local name place to place vary करता है even within the country. Probably we would recognize the confusion that would be the created if we did not find way to the means to talk to each other. इस तरह हम लोगों को confusion पैदा होता है कि हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं. To refer to organism are talking about. Hence, इसलिए there is a need to standardize the naming of the living organism such that a particular organism is known by the same name all over the world. This process is known as the nomenclature. इस process को हम लोग क्या कहते हैं? Nomenclature. तो हमारे लिए सबसे पहले जरूरी है बायोडायवर्सिटी के बाद नोमेनक्लेचर के बारे में जानना. तो देखिए, नोमेनक्लेचर के लिए बहुत सारे नोमेनक्लेचर दिया गया, लेकिन सबसे उसमें इंपॉर्टेंट है कौन सा? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर. कितने इसमें किसी भी पौधे या एनिमल के दो नेम होते हैं. पहला नाम जेनेरिक एपिथेट, दूसरा स्पीसीज एपिथेट. इसको किसने दिया था नोमेनक्लेचर को? लीनियस, 1751. कैसे रेट किया जाता है? जीनस नाम पहले लिखा जाता है, स्पीसीज follows next, should be in Greek or Latin, the name related to the plants or animal. Genus name should be capitalized, a species name should be a smaller letter, it should be italicized. यह इटैलिक मैनर में प्रिंट होगा, लेकिन स्टूडेंट अगर लिखेगा तो वो दोनों को सेपरेटली अंडरलाइन करेगा. Obviously, nomenclature or naming only possible when organism is described correctly. जब ऑर्गेनिज्म की पहचान या उसको करेक्ट डिस्क्राइब करें, तभी नोमेनक्लेचर कर सकते हैं. एंड वी नो द ऑर्गेनिज्म द नेम इज अटैच्ड टू, दिस इज आइडेंटिफिकेशन. तो जीवों के पहचान को हम लोग क्या कहते हैं? आइडेंटिफिकेशन. तो नोमेनक्लेचर तभी हो सकता है जब हम लोग उसको आइडेंटिफाई करें.
In order to facilitate the study, number of the scientists have established the procedure to assign the scientific name to each known organism. This is acceptable to the biologists all over the world. For plant, scientific name are based upon the agreed principle and criteria which are provided in International Code for Botanical Nomenclature, that is called ICBN. तो ICBN वह संस्था है जो प्लांट्स के नाम के लिए जिम्मेवार है और उनके नाम को बताता है. You may be asked how are the animal named? The animal taxonomy have evolved the International Code of Geological Nomenclature (ICZN). उसी तरह प्लांट्स के जैसा ही एनिमल के लिए ICZN. The scientific name ensures that the each organism has only one name. साइंटिफिक नेम इस बात को इंश्योर करता है कि प्रत्येक ऑर्गेनिज्म का एक ही नाम होगा. एक नाम के द्वारा दो ऑर्गेनिज्म को नहीं आइडेंटिफाई किया जा सकता है. हाँ, कभी-कभी एक ही ऑर्गेनिज्म के दो नाम हो सकते हैं. जैसे प्लेग के बैक्टीरिया का नाम यार्सिनिया पेस्टिस या पास्चुरेला पेस्टिस. Description of any organism should enable to the people in any part of the world are arrived at the same name. They also ensure that such a name has not been used for any other known organism. Biologists follow universally accepted principle to provide the scientific name is the known organism. Each name has two components, the generic name and a specific epithet. The system providing the name with the two component is called binomial nomenclature. कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी. This naming system given by Carolus Linnaeus is being practiced by biologists all over the world. This naming system using the two-word format was found convenient. Let us take the example of mango. चलिए हम लोग अब क्या करते हैं, साइंटिफिक नेम जानने के लिए मैंगो का एग्जाम्पल लेता है. Providing the scientific name better. The scientific name of the mango is written as the Mangifera indica. इसमें देख रहे हैं Mangifera कैपिटल लेटर से और इंडिका स्मॉल लेटर से लिखा हुआ है. ये क्या हुआ, इसका जीनस नेम हुआ और ये स्पीशीज नेम हुआ. Let us see how it is binomial name. In this name, Mangifera represent the genus while the indica a particular species or a specific epithet. Other universal rule of nomenclature are as follows. क्या रूल है ये देखिए. पहला, biological name are generally in Latin written in italic. They are Latinized or derived from the Latin irrespective of their origin. Second, the first word in the biological name represents the genus while the second component denote the specific epithet. Third, both the word in a biological name when handwritten are separately underlined and printed in italic to indicate their Latin origin. The first word denoting the genus start with a capital letter while the specific epithet start with a small letter. It can be illustrated with the example of the Mangifera indica. सारी बातें आप लोग समझ रहे होंगे. Name of the author appear after the specific epithet at the end of the biological name and written an abbreviation form. As for example, Mangifera indica Lin. इसका मतलब हुआ कि Linnaeus नामक वैज्ञानिक ने ये nomenclature दिया था. It indicates that this specific was first described by Linnaeus. Since it is nearly impossible to study the all living organisms, इस प्रकार सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का अलग अलग स्टडी करना आपके लिए संभव या हमारे लिए नहीं है. It is necessary to devise some means to make this possible. इसके लिए कुछ तरीकों को निकालना होगा जिसके द्वारा ये पॉसिबल हो. वो तरीका या वो प्रोसेस, दिस प्रोसेस इज क्लासिफिकेशन. वो क्या है? क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन क्या है? Classification is the process by which anything is grouped into convenient category based on some easily observable characters. For example, we easily recognize the groups such as the plant and animal or the dog, cat, insect the moment we use any of this term. We associate certain characters with the organism in this group. जब इन चीजों का नाम लेते हैं तो उनके कुछ कैरेक्टर मेरे दिमाग में आते हैं. What imagine do you see
when you think a dog, जब आप एक कुत्ते के बारे में सोच रहे हैं तो उसके कैरेक्टर दिखाई पड़ेंगे, आपको समझ में आएंगे. Obviously each of one us will see the dog and not cat. ऐसा नहीं कि कुत्ते के बारे में थिंक करेंगे तो कुत्ता को आप लोग बिल्ली समझेंगे, क्योंकि आप लोग दोनों को देखे हुए हैं. Now if we were to think of LSTN, we know what we are talking about. अगर उसी तरह हम LSTN कहें तो हम तो जान नहीं रहे हैं कि LSTN क्या है, तो यहाँ पर हमें परेशानी होगी. Similarly, suppose we were to say mammal, अगर हम mammal कहें, we would be of course think the animal with the external ear and the hair body. तो अगर हम mammal कहें तो आपके दिमाग में ये बात आएगी, mammal वह एनिमल है जिसको एक्सटर्नल ईयर है और उसके बॉडी पर हेयर है. एक्सटर्नल ईयर ये पिन्ना. Likewise, in plant, if we try to talk the wheat, the picture of in each of our mind will be see the wheat plant, not the rice or any other plant. Hence, all these dog, cat, mammal, wheat, rice, plant, animal, etc. are convenient category we use to study organism. The scientific term for this convenient category is nothing but the taxa. Scientific term क्या है? Taxa. Here you must be recognized that taxa can indicate the category at very different level. Plant also form a taxa, wheat is also a taxa, similarly animal, mammal, dog, all are the taxa. But you know that a dog is a mammal and mammal is an animal. Therefore, animal, mammal and dog represent taxa at different level. आप लोगों ने समझा कि टैक्सा क्या है और टैक्सा को रिप्रेजेंट करने के लिए डिफरेंट लेवल पर हम लोग टैक्सा रिप्रेजेंट कर सकते हैं. Hence, based on the characteristic, all the living organism can be classified into different taxa, and this process of classification is called taxonomy. Taxonomy is a branch of biology in which deals about nomenclature, identification, and classification. External and internal structure, along with the structure of cell development process and ecological information of organism, are essential and form the basis of modern taxonomic study. कहता है टेक्सोनॉमिक स्टडी या क्लासिफिकेशन के लिए हम लोग किसको बेस बनाते हैं? तो पहला बात है एक्सटर्नल माने मॉर्फोलॉजी, इंटरनल एनाटॉमी, along with the structure of cell, cytology, developmental process, embryology and ecological information. इन 5 चीजों के आधार पर हम लोग मॉडर्न टेक्सोनॉमिक स्टडी स्टार्ट करते हैं. ये हमेशा याद रखना चाहिए, ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा. Hence, characterization, identification, classification and nomenclature are the purpose that are basic to taxonomy, are the process that are basic to taxonomy. Taxonomy के बेसिक कितने हो गए? 4. Characterization, identification, classification and nomenclature. Taxonomy is not something new. Taxonomy नया नहीं है, Carolus Linnaeus के जमाने से. Human beings have always been interested in knowing more and more about the various kind of organism, particularly with reference of their use. In early days, human beings need to find source for their basic need of food, clothing and shelter. मनुष्य जीवन के प्रारंभ में, सभ्यता के प्रारंभ में इन जीवों को बांटना किस आधार पर शुरू किया? उनके यूज के लिए, जो उसके लिए लाभदायक थे और जो उनके लिए लाभदायक नहीं थे. तो लाभदायक थे उनको उन्होंने क्या किया? बनाया पालतू, पेट, कल्टीवेटेड, और जो नहीं थे लाभदायक उनको कहा फालतू. Human beings were since long not only interested to knowing more about different kind of organism, but their diversity. जैसे गाय है, बहुत तरह की गायें हैं. आम के पेड़ हैं, बहुत तरह के आम के पेड़ हैं. तो वो उनकी डाइवर्सिटी हुई. आम तो एक स्पीसीज है और उनकी वो डाइवर्सिटी हुई. But also the relationship among them. The branch of a study was referred to as systematics. और इस तरह के स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं? सिस्टमैटिक्स. आप लोग जाने systematics is the new name of taxonomy. The word systematics is derived from the Latin word systema, which means the systemic arrangement of organism. Systema का मतलब होता है systematic arrangement of organism. Linnaeus used Systema Naturae as the title of publication. Linnaeus के किताब का नाम है Systema Naturae. The scope of systematic was later enlarged to include identification.
आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। तो ये बात समझ में आया। टेक्सोनॉमी में भी यही बात थी, सिस्टमेटिक में भी यही बात है। ये तीन चीज पर बेसिस है। पहला क्या है? आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। लेकिन टेक्सोनॉमी और सिस्टमेटिक में अंतर क्या है? सिस्टमेटिक टेक्स into account of evolutionary relations, सिस्टमेटिक इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बारे में भी बात करता है। तो सिस्टमेटिक पूछा जाए कि टेक्सोनॉमी और सिस्टमेटिक्स में क्या अंतर है, तो टेक्सोनॉमी आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर के बारे में बात करता है, जबकि सिस्टमेटिक्स इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप या फाइलोजेनी के बारे में भी बात करता है। तो अब यह बातें अगर आपने समझा कि बायोडायवर्सिटी क्या है और टेक्सोनॉमी क्या है, तो थोड़ी सी बात आप जानेंगे टेक्सोनॉमिक कैटेगरी कि कैसे किसी भी जीव को क्लासिफाई करते हैं। तो सबसे पहले जीवों को क्लासिफाई करने के लिए जितने भी बायोस्फीयर में ऑर्गेनिज्म है उनको हम लोग बांटते हैं किंगडम में, और किंगडम को बांटते हैं फाइलम में, फाइलम को क्लास में, क्लास को ऑर्डर में, ऑर्डर को फैमिली में, फैमिली को जीनस में, जीनस में स्पीसीज। यानी बहुत सारे स्पीसीज एक जीनस के अंदर, बहुत सारे जीनस एक फैमिली के अंदर, बहुत सारी फैमिली एक ऑर्डर के अंदर, बहुत सारा ऑर्डर एक क्लास के अंदर, बहुत सारे क्लास एक फाइलम के अंदर, और बहुत सारे फाइलम एक किंगडम के अंदर। ये 7 कैटेगरी हुआ, 1 2 3 4 5 6 7। तो मिनिमम 7 टेक्सा, ये क्या हुए? टेक्सा हुए कि क्लासिफिकेशन के ये मिनिमम 7 टेक्सा है और मैक्सिमम 17 टेक्सा। तो लेकिन एक और भी आज नई टेक्सा जोड़ा गया है जिसको कहते हैं हम लोग डोमीन। यह करंट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो करंट सिस्टम में क्या है? 8 टेक्सा है। स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम और किंगडम से बड़ा डोमेन। तो पूरे बायोस्फीयर को पहले डोमेन में बांटेंगे, 3 डोमेन ऑफ लाइफ। पूरी पृथ्वी पर जितनी लाइफ है उसको डोमेन में, डोमेन को किंगडम में, किंगडम को फाइलम में, फाइलम को क्लास में, क्लास को ऑर्डर में, ऑर्डर को फैमिली में, फैमिली को जीनस में, जीनस को स्पीसीज में। आइए एक एग्जांपल दिखाते हैं। यहाँ स्पीसीज क्या है? पेंथेरा पार्डस। स्पीसीज का नाम क्या हो गया? पार्डस। साइंटिफिक नाम क्या हो गया? पेंथेरा पार्डस। यह पेंथेरा पार्डस। अब ये पेंथेरा पार्डस किस जीनस में आ गया? पेंथेरा। पेंथेरा किस फैमिली में आया? फैलिडेई। फैलिडेई किस फैमिली में आ गया? कार्निवोरा। कार्निवोरा मैमेलिया, कॉर्डाटा, एनिमेलिया, यूकैरिया। अब यही दूसरा स्पीसीज ले ले हम, क्या? मनुष्य को, आपको ले ले तो क्या नाम होगा? होमोसेपियन। स्पीसीज हो जाएगा शेपियन। जीनस होमो, फैमिली होमनिडेई, ऑर्डर प्राइमेट, लेकिन क्लास क्या हुआ? मैमेलिया। तो कैलाश में आकर के वो सब लोग एक हो गए। फाइलम कॉर्डाटा, किंगडम एनिमेलिया, डोमेन यूकैरिया। तो ये करंट, अब हम लोग ये करंट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन अगले क्लास में देखेंगे, और अगला क्लास का